केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रियों का खाका खींचा जा रहा है। ऐसे में कौन कौन मंत्री बनेगा, किस आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इस पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मंथन किया है। लंबी चर्चा के बाद यह माना जा रहा है कि अब करीब करीब मंत्रिमंडल के सारे नाम तय हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें किसका किसका चयन होगा, किस आधार पर चयन किया जाएगा, इसमें सहयोगियों का कोटा क्या होगा, यह सब कुछ यही डिसाइड करेंगे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर कौन मंत्री बनेगा, बीजेपी से कितने लोग दोबारा मंत्री पद पर रिपीट होंगे, कौन से नए चेहरे होंगे जो पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों से कितने सांसद मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू और टीडीपी जो गठबंधन में सबसे बड़े साथी हैं, उन्हें कितने मंत्री पद मिलेंगे। तो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं और चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, कौन कौन कल शपथ ग्रहण में नजर आ सकता है, आपको पूरी जानकारी डिटेल में आपके सामने हम रखते हैं। बहत्तर घंटे से भी ज्यादा की माथापच्ची के बाद मोदी कैबिनेट 3.0 की रत्नों की लिस्ट तैयार हो गई है। लिस्ट को साधना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार गठबंधन के साथियों को भी सम्मानीय हिस्सेदारी देनी थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति करीब करीब अंतिम मोड़ पर है। आइए आपको बताते हैं कि एनडीए के किस भाग्यशाली सांसद को सरकार में मौका मिल सकता है। सबसे पहले बात बीजेपी की। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, उदयराज भोसले, रक्षा खड़से, हेमंत सावरा, सुरेश गोपी, राजीव प्रताप रूडी, दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर, उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गिरिराज सिंह, बेतिया से संजय जायसवाल। ये अभी तक सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट आई है, उसमें इन लोगों के नाम पर करीब करीब मुहर लग चुकी है। इनके अलावा शिंदे शिवसेना से सिर्फ एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए 3 नाम अभी तक सामने आए हैं। प्रताप राव जाधव श्रीरंग बारडे मालव से सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं। तो इनसे इतर एनसीपी, आरएलडी, एलजीपीआर और हम को भी पद देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे है। आरएलडी से जयंत चौधरी का मंत्री बनना करीब करीब तय है। चिराग और मांझी का भी मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी जेडीयू से 3 मंत्रियों पर सहमति बनी है। जेडीयू से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत भी मंत्री पद की रेस में हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये गठबंधन चलेगा? ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है, वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। हर तरह से मजबूती से आगे की राजनीति हम सब लोग मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को आगे बढ़ाएंगे और देश राज्य सबको आगे बढ़ाने में जो भूमिका जिसकी होगी हम सब लोग करेंगे। साथियों को साधना और बांधना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन गठबंधन सरकार को लेकर बीजेपी उम्मीद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे एनडीए को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में बंटवारे का आखिर आधार क्या हो सकता है, क्या क्या वो आधार हो सकते हैं। सबसे पहला जो आधार है वो बताया जा रहा है कि वो जाति है, मतलब इसके जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव है, अगले साल बिहार में चुनाव होंगे। अब दूसरा जो आधार है वो ये है, हारे हुए राज्य और यहां पर जिन नेताओं में नाराजगी है उनको संतुष्ट किया जाए, उनको खुश किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। तीसरा आधार क्या है? अब जिन राज्यों में नाराजगी है, जो बड़े कद के नेता हैं लेकिन वो नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी के अंदर, उन करीबियों को पद दिया जा सकता है। कल पीएम मोदी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से गर्मजोशी से मिले भी थे। तो क्या मोदी मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के बेटे को जगह मिल सकती है क्या? जबकि बिहार और यूपी को साधने के लिए जातीय आधार पर पद का बंटवारा साफ दिख रहा है। स्वागत है। मोदी मंत्रिमंडल की टीम तैयार है, बस कल का इंतजार है।
मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को होने वाला है। इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है। सरकार चलाने के लिए उसे अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों के लिस्ट पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम हो और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ जाए। इसकी वजह है बीजेपी के कई मंत्रियों का चुनाव में हार जाना। क्या जातीय आधार पर होगा मोदी मंत्रिमंडल? बिहार में जाति के आधार पर कैसा होगा मंत्रिमंडल? जिस तरह से 24 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी की सारी मेहनत को धराशायी कर दिया, बीजेपी पूरी तरह से सजग है और सोच समझकर मोदी मंत्रिमंडल की टीम को तैयार कर रही है। सबसे पहले जानिए कि बिहार में किन किन जातियों को साधने के लिए एनडीए की तैयारी है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अति पिछड़ा, कुशवाहा, यादव, दलित। सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो इन जातियों को साधने के आधार पर ही बनाई गई है और इसका फॉर्मूला है एक जाति एक मंत्री पद। बिहार में जातियों को साधने के लिए किसे मंत्री बनाया जा सकता है वो समझिए। जेडीयू की हिस्सेदारी भूमिहार, अति पिछड़ा, कुशवाहा। जेडीयू से ललन सिंह के अलावा वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा कोटे में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर या सुपौल से सांसद दिलकेश कामत मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब जानिए कि बीजेपी के पास किस जाति को साधने की हिस्सेदारी है। बीजेपी की हिस्सेदारी राजपूत, ब्राह्मण, यादव। बीजेपी से महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या राजीव प्रताप रूडी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बिहार से मंत्री बनने की रेस में कुछ और नाम भी हैं। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर और बेतिया से संजय जायसवाल। उधर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से एक मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि हम पार्टी से मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों दलित समाज से आते हैं और दलितों को साधने का ये फार्मूला तय किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। वहां पर एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ है। एनडीए गठबंधन को वहां सिर्फ 17 सीटें मिली। उन 17 में से कितनों को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इसको लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र से भी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 48 में से सिर्फ 17 सीटें ही हाथ लगी। उनमें से भी बीजेपी को 9, शिंदे शिवसेना को 7 और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की नजर महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दावेदारी पर गड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल गठन में 4 सीटों पर 1 के आसपास का फॉर्मूला बनाया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री पद मिल सकते हैं। इस चयन में आने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। इनमें से बीजेपी से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को शर्तों के दायरे से बाहर माना जा रहा है। इनके अलावा उदयराज भोसले सतारा से आते हैं और शिवाजी के वंशज हैं। रक्षा खड़से रावेर से चुनाव जीती हैं और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से की बेटी हैं। हेमंत सावरा पालघर से आते हैं और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग वाली लिस्ट बताई जा रही है। इन लोगों के नाम मंत्री पद की दौड़ में आगे हैं। दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना से भी कई नाम मंत्री पद की रेस में हैं। बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव मराठा में बड़ा नाम है। वहीं मावल से श्रीरंग बारणे का नाम उछल रहा है और राज्य मंत्री पद के लिए औरंगाबाद से भूमरे संदीपन राव आसाराम का नाम भी आगे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के पास 1 ही सीट है, लेकिन उन्हें प्रफुल्ल पटेल के तौर पर एक मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल पहले भी केंद्र में अनुभव ले चुके हैं। माना जा रहा है कि ये सारे नाम सोशल इंजीनियरिंग और दलगत संतुलन के आधार पर निकाले गए हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम चुनावों से सीख लेकर अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात मंत्रिमंडल में किसके कितने मंत्री होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से 18 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से अलग एनडीए के बाकी दलों को कुल 18 मंत्री पद मिल सकते हैं, जिसमें 7 को कैबिनेट, 11 को राज्य मंत्री पद मिल सकता है। अब बात टीडीपी और जेडीयू को कितनी
हिस्सेदारी मिलेगी। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी, जेडीएस और हम से एक मंत्री पद मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इसी पैटर्न पर बात पक्की भी हो चुकी है। 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के बाद संसद में एक मजबूत विपक्ष भी तैयार हो चुका है। पिछले 2 टर्म में सत्ता पक्ष कांग्रेस पर यही आरोप लगाता रहा है कि कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं है। क्या इस बार संसद में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे? अगर हां, तो राहुल गांधी की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं? ये रिपोर्ट देखिए। सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। बिल्कुल बनना चाहिए। राहुल जी देश में एलओबी बनेंगे। विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। एक तरफ एनडीए की सरकार बनने की तैयारी है, कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो दूसरी तरफ शानदार जीत से लबरेज कांग्रेस पार्टी में बैठकों का लगातार दौर चल रहा है। सवाल बस यही है कि कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी रणनीति से कांग्रेस पार्टी को 24 के चुनाव में सबसे बड़ी संजीवनी दिलाई, मांग उठी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. राहुल गांधी जी को जब सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। 2014 और 2019 में केंद्र में मोदी की एनडीए सरकार रही है और बीजेपी सबसे ज्यादा सांसदों के साथ सबसे मजबूत रही है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उनका कोई प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं चुना गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी चूकना नहीं चाहती और संसद में राहुल गांधी के रूप में एक मजबूती देना चाहती है। सबकी इच्छा थी कि राहुल जी एलओपी बने, पूरी समस्त CWC की इच्छा थी। बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दे उनकी जानकारी में रहता है। ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने नाम का प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी ने न तो अब तक हाँ कहा है, न ही ना कहा है, लेकिन सोचने का वक्त जरूर मांग लिया है। 24 में जबरदस्त जीत के बाद निश्चित ही राहुल गांधी इसके नायक हैं। ऐसा भी नहीं है कि राहुल के सामने चुनौतियां नहीं है या उनमें अब कोई कमी आई हो। सवाल यही है कि राहुल इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 में 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में इस वक्त नजर आ रही है और राहुल गांधी को इसका नायक माना जा रहा है। लेकिन 13 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर चुनौतियां अभी भी कांग्रेस के सामने बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाई है। वो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी देखिए। ये देखिए तस्वीरों में, आप मैप में आप देखिएगा तो आपको साफ नजर आएगा। इसमें दिल्ली है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। मध्य प्रदेश है, बड़ा राज्य है, खाता नहीं खुला, पिछली बार एक सीट आई थी। उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा लद्दाख है, मिजोरम है, सिक्किम है, त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं। दमन दीव है, जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है, यानी कई सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर इस वक्त कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो यहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। राष्ट्रपति भवन सज चुका है। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस भव्य शपथ समारोह के विदेशी मेहमान भी गवाह बनेंगे, लेकिन जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। मोदी सरकार 3.0 की शपथ ग्रहण के कई विदेशी मेहमान भी गवाह बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विदेशी मेहमानों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। अक्सर चीन की बोली बोलने वाले मोइजू अब हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि मोइजू ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ऐसे में उनके कल दिल्ली में होने की पूरी उम्मीद है। मोइजू के साथ उनके कई मंत्री और अधिकारी भी दिल्ली आ सकते हैं।
इससे पहले मौजू के तेवर उस वक्त भी बदले बदले नजर आए जब एनडीए को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता के लिए बधाई। मैं दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं। अब सवाल है कि चीन के इशारे पर नाचने वाले मोइजू का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। दरअसल इसकी वजह मोइजू की भारत विरोधी सोच पर पड़ी करारी चोट है, क्योंकि मोइजू के आत्मघाती इंडिया आउट कैंपेन से मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। ऐसे में मोइजू की समझ में आ गया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए भारत का साथ होना कितना जरूरी है। दरअसल मालदीव की 70% अर्थव्यवस्था उसके पर्यटन पर टिकी हुई है। हर साल भारत से लाखों लोग मालदीव घूमने जाते हैं। भारत विरोधी सोच के चलते पिछले कुछ महीनों में मालदीव को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2024 के पहले 2 महीनों में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की तरफ रुख करना बंद कर दिया। ये नुकसान इतना बड़ा है जिसकी भरपाई करना मालदीव के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में भारत के खिलाफ तेवर दिखाना मालदीव का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, और यही बात अब मोइजू भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए न सिर्फ उन्होंने जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी, साथ ही शपथ ग्रहण में आने का न्योता स्वीकार कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में मोइजू के पहुंचने से चीन को भी एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा चीन ऐसा पड़ोसी देश है जिसे शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 के चुनाव में नतीजों के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन हार के बाद पहली बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहना था, लेकिन थे नहीं। योगी की मंथन मीटिंग में यूपी में आई कम सीटों पर बड़ा मंथन हुआ और फिर तय हुआ कि आखिर जो नुकसान हुआ उससे कैसे उबरा जाए। योगी ने मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बड़ी हार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फुल एक्शन में दिख रहे हैं। आज उन्होंने हार पर मंथन से लेकर उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पर बड़ी बैठक की। जाहिर है बीजेपी यूपी में जनता का मूड समझने में नाकाम रही और कई जगहों से नाराजगी और उपेक्षा के भी आरोप लगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग में दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के मुताबिक योगी ने मंत्रियों नेताओं को वीवीआईपी कल्चर से बाहर आने के निर्देश दिए। कहा कि जनता के बीच जाइए, वीवीआईपी बनकर मत घूमिए। जनता के बीच जाइए और समस्या सुनकर निवारण कीजिए। जनता से जुड़े काम तय समय पर पूरे किए जाएं। लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाली पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करें। जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन को प्रभावी बनाएं। यूपी की अर्थव्यवस्था को कैसे $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए, इसके अलावा तकनीक के जरिए लोगों की तेजी से मदद कैसे की जाए, इसके भी निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में और अच्छा कैसे विकास हो सके और इसी पे चर्चा हुई है। सामान्य रूप से जो अपने विभागों के बारे में बस चर्चा हुई है। आगे का प्लान तैयार किया गया किस तरह से काम करना। सामान्य बातें थी। 3 महीने बाद शुरू हुआ है कैबिनेट, तो हमारे अपने विभागों में विकास काम आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह की हवा दिख रही थी, जिस तरह राम मंदिर और काशी विश्वनाथ को लेकर माहौल बना हुआ था, उसके बाद यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें पाने के बाद बीजेपी अब सुपर एक्शन मोड में है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूपी मंत्रिमंडल में भी बदलाव नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की है, क्योंकि बीजेपी की फैजाबाद सीट से हार हुई है और अयोध्या इसी का हिस्सा है। अब अयोध्या में अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा है, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या में अवधेश। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे से होर्डिंग में अमेठी से एसपी नेता जय सिंह प्रताप यादव की ओर से ये लगवाई गई है, जिसमें जहां अखिलेश यादव को सबका नेता बताया गया है, तो वहीं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मात देने वाले एसपी के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद की जीत का भी जिक्र किया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल अयोध्या सीट पर उठ रहा है और यही वजह है कि लगातार अब सपा
अयोध्या के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों की बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई है, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सपा कार्यालय के ठीक बाहर एक पोस्टर जो है वो लगवाया गया है, जिसमें लिखा गया है सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। अवधेश प्रसाद चूंकि 9 बार के विधायक रहे थे, ऐसे में इस बार सपा ने उनको टिकट दिया और वहां से उन्होंने लल्लू सिंह को हराया, जिसके बाद अयोध्या सीट को लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सपा दफ्तर के बाहर इस तरह का पोस्टर जाहिर सी बात है कि निशाना साधने के लिए लगाया गया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।